आई थिंक ये मेरे ब्रॉडकास्ट में कोई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम किसी ने ये सवाल पूछा है, वरना यूजुअली लोग स्ट्रेट ऑटोमोबाइल पे आ जाते हैं. Looking at the industry right now, how do you see the whole evolution? At that time there were only 3 players, तो उस टाइप की एक्साइटमेंट अलग होती थी. वो एक डिफरेंट मार्केट थी, उसके चैलेंजेस डिफरेंट हुआ करते थे. कि कांस्टेंट हम पे एक प्रेशर रहता था कि यही 3 लोग हैं, जापानीज ही है, ये किसी को आने नहीं देते, ये माफिया है. अगर हम लोग ऑयल प्राइसेस की तरफ आएँ, सारे इकोनॉमी के साथ भी लिंक है. अभी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, ईरान और अमेरिका का जंग को हम देख लें, अभी हमने देखा कि प्राइसेस अचानक ज़्यादा हुए हैं, तो उसका लाइक व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्री ओवरऑल? आई थिंक हम इसको बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं. अभी मेरा ख्याल है कि लोगों को अभी समझ नहीं आ रही कि इसका इम्पैक्ट होगा क्या. सो अभी भी अगर रुक जाती है तो द डैमेज इज डन. नाउ वी विल हैव टू डू डैमेज कंट्रोल. इफ दिस कंटिन्यूज, हाउ टू सपोर्ट द कॉमन मैन जो बाइक में पेट्रोल भरवाता है. एवरी $10 that increases in the international oil prices, annually it puts $2 billion current account burden on Pakistan. We are looking at a international economy turmoil which will be devastating. आई ऑल्सो लिव इन UK. अभी हम लोग चाइना गए हुए, वहाँ हमने गाड़ियों की प्राइसेस देखी. जनरली बहुत सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं आपको. आई रिमेंबर मैं जब इंग्लैंड में स्टूडेंट था, डिलीवरी की जॉब हम करते थे वहाँ, तो वो लेने के लिए मैंने कुछ 300-400 पाउंड की कल्टस खरीदी थी. और पाकिस्तान में हमने देखा कि प्राइसेस जो हैं बहुत तेज़ी के साथ ज़्यादा भी जा रही हैं. एंड अ लॉट ऑफ पीपल नाउ थिंक कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेहतर है आप वही गाड़ियों में कर लें, कि आपके पास कम से कम गाड़ी की कीमत गिरेगी नहीं. ग्लोबली हर जगह अलग अलग टैक्सेस होते हैं. पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट टैक्स कंट्री ऑन ऑटोमोबाइल बिकॉज वी फील इट्स अ लग्जरी आइटम एंड राइटफुली फॉर. स्टिल इन पाकिस्तान द मेंटालिटी एज यू सेड, अ व्हीकल इज एन एसेट. बाहर पे इट्स अ कंज्यूमर आइटम. जो ऑटोमोबाइल की सेल्स वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से तो नीचे जाती जाती है, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमिक रीजन बहुत अच्छी भी हो, लेकिन अगर आपके मुल्क में फील गुड फैक्टर ना हो तो उसकी वजह से भी एक सेल नीचे जाती है. तो इट्स लाइक अ व्हीकल इज लाइक अ सेलिब्रेशन इन अ कंट्री. व्हाट इज़ द रोल ऑफ EVs जनरली इन द इंडस्ट्री? बिकॉज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा राइज आया, गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है, हर कंपनी ने कोई ना कोई अपना मॉडल, कोई ना कोई चीज़ उसमें ले आया है. Why there are so many EVs suddenly coming? The incentive of the government on importing EV is so much that they have no sense of making in Pakistan of EV vehicles. तो देखना ये है कि जब ये मैन्युफैक्चर होती है कि नहीं होती है. व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज जब ये सारे बाहर के नए प्लेयर्स आए हैं? एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि डे 1 से आ रहा है. Ali bhai, thank you so much for taking the time out. Before we go into the industry you are in and the sort of work which you guys are doing, talk to me a little bit about your background. कि आप ये पूरा ऑटो इंडस्ट्री में मूव कैसे हुए? बिकॉज पढ़ाई आपने आई थिंक थोड़ी सी डिफरेंट की. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. First of all, thank you Tala for calling me. I think ये मेरे ब्रॉडकास्ट में कोई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम किसी ने ये सवाल पूछा है, वरना यूजुअली लोग स्ट्रेट ऑटोमोबाइल पे आ जाते हैं. सो थैंक यू. देखिए, अर्ली लाइफ आई डिड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड आई थिंक डिफिकल्ट टाइम्स एट दोज टाइम्स came from a very humble background. So I was doing my CA and I did from PwC, Private Waterhouse. उसके बाद मैं एक छोटे से स्टिंट के लिए अर्नेस्ट एंड यंग गया था. आई थिंक मे बी फॉर 5 or 6 months. एंड आई वॉज द मैनेजर ऑडिट फॉर Toyota. So that's how, that was my first audit, and then Toyota became my first job. So I joined in internal audit at that time. And then obviously I had a finance grad, so then I moved to finance. And then our late chairman Ali Habib Saab the, he thought that I should move in other departments into the commercial department. Then I remember I moved to the parts department. It was a very messed up department. तो उसको सही किया. Then got opportunity to move to sales and marketing, and then corporate planning, and so on and so forth. तो वो एक 25-26 साल की जर्नी इस तरह रही कि I had an opportunity of serving in almost all the departments. Then I became the chief operating officer in 2014, and then in 2017 I became the CEO, and alhamdulillah, God has been kind. So अगर आप थोड़ा सा like when you zoom out and look at the industry overall, और आपने ज़ाहिर है थोड़ा सा इंडस्ट्रीज जब आप फाइनेंस में थे तो उस टाइम भी इंडस्ट्री को थोड़ा सा देखा,
एंड लुकिंग एट द इंडस्ट्री राइट नाउ, और फिर ज़ाहिर है कंपनी के अंदर भी आपने काफ़ी ग्रोथ भी देखी और पूरा सेक्टर कैसे मूव हुआ. तो हाउ डू यू सी द होल sort of evolution, because Chinese cars और EVs और पेट्रोल प्राइसेस और इकोनॉमी और स्टेबिलिटी भी है, इंस्टेबिलिटी भी है. सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? देखिए, पहले when I started at that time, like everybody said, there were only, which was a fact, there were only 3 players, Honda, Suzuki and Toyota. तो उस टाइप की एक्साइटमेंट अलग होती थी कि नया मॉडल आ रहा है तो करोला का आ रहा है, तो सिविक का आ रहा है, तो सिटी का आ रहा है, एंड सुजुकी हैड इट्स ओन फोटे इनटू द स्मॉल कार्स. वो एक डिफरेंट मार्केट थी, उसके चैलेंजेस डिफरेंट हुआ करते थे. उस टाइम के चैलेंजेस अगर मैं बताऊं तो ये होता था कि एक कांस्टेंट हम पे एक प्रेशर रहता था कि यही 3 लोग हैं, जापानीज़ ही है, ये किसी को आने नहीं देते, ये माफिया है, गाड़ियों की प्राइसेस ज़्यादा है और ये ही करते हैं. वो चैलेंज अलग थे टू एक्सप्लेन कि नहीं ऐसा नहीं है. व्हेन फास्ट फॉरवर्ड इन 2016 ऑनवर्ड्स जो न्यू ऑटो पॉलिसी आई, विच वी वर द फर्स्ट people to welcome the new auto policy, and here started coming the competition, and then the Koreans came in first and now the Chinese came in first. I think it has been the best thing that has happened to Pakistan, okay, and it's the best thing that happened to us. Why? Because today everybody can say कि हमारी प्राइसेस ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि जितने भी लोग आए विद द गवर्नमेंट इंसेंटिव हमसे ज़्यादा प्राइसेस पे अपनी गाड़ियाँ लेके आए. फिर हम पे होता था कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आई कैन से कि वी आर नंबर 1 इन क्वालिटी एंड नंबर 1 इन सर्विस. सो नाउ द कंज्यूमर कैन कंपेयर एंड कैन मेक अ बेटर डिसीजन. फॉर श्योर when a competition come, obviously you also try to improve yourself. We also did. There were few areas that we had to improve. We learned from the competition, we improved. And I think it's been a best thing that has happened, not only for the consumer, but for Toyota. It is best that the competition has come, and we've been able to increase our market share in this competition. And we've while the competition was coming, we knew it is, so we worked where, complacency hoti hai. So I think we worked on cost reduction activities, various strategy, finding new revenue business opportunities, and that is what is resulting in a profitability right now. So it's been a win-win situation for government of Pakistan, win-win situation for the consumer, and alhamdulillah win-win situation for IMC. एंड व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज जब ये सारे बाहर के नए प्लेयर्स आए हैं, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स और लाइक रफली अ डेकेड बैक? सबसे ज़्यादा आपको कहाँ चैलेंज आया है इसमें? देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि डे 1 से आ रहा है और अभी भी आ रहा है और आता रहेगा, वो चैलेंज भी है, एंड इट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ प्राइड इन अस. वी आर वेरी प्राउड दैट द होल ऑटो इंडस्ट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमने किया है. सो वेन एवर ए न्यू प्लेयर हैज़ कम, वी हैव बीन द फर्स्ट चॉइस फॉर देम, एंड every company that right now exists in Pakistan which is related to automobile has our people who we have trained. So obviously एक attrition का issue आता है, आप लोगों को train करते हैं, but we feel okay that we are like a university, we keep on training people and we try to keep the best with us, but there are other competition who wants our staff, they take them and we wish them best, and I think they are at very, very good positions, and their contribution not only they are contributing not only to the companies but to the economy of Pakistan. एक और सवाल probably I think आम बंदा जो बहुत ज़्यादा करता है, I also lived in UK, अभी हम लोग चाइना गए हुए, वहाँ अपने गाड़ियों की प्राइसेस देखी. जनरली मतलब बहुत सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं आपको, अच्छी से अच्छी गाड़ी इज़. आई रिमेंबर मैं जब इंग्लैंड में स्टूडेंट था तो मैंने डिलीवरी की जॉब हम करते थे वहाँ, तो वो लेने के लिए मैंने कुछ 300-400 पाउंड की मेरे ख्याल से कल्टस ख़रीदी थी. थोड़ी सी पुरानी हालत की थी, बट वेरी लाइक और पाकिस्तान में हमने देखा कि प्राइसेस जो हैं बहुत तेज़ी के साथ ज़्यादा भी जा रही हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल नाउ थिंक कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेहतर है आप वही गाड़ियों में कर लें कि आपके पास कम से कम गाड़ी की कीमत गिरेगी नहीं. तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल कि जिन्होंने घरों में 10-10 गाड़ियाँ लेके रखी हुई. मैं आपको करेक्ट कर दूं,
वो होगा वो कहे टोयोटा की गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करें गाड़ियों में नहीं। सो देखिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा जो मैं हर दफ़ा देता हूँ ऑन प्राइजेस, एंड फिर हम उसके ऊपर उसको ब्रेक डाउन करेंगे इस इशू को। आज से बहुत साल पहले आई वॉज इन इंडोनेशिया। मैं आई थिंक बहुत लोगों को एग्जांपल देता हूँ। सो वी वर अबाउट 4 or 3 पीपल हैविंग अ डिनर एंड आई हैड टू पे। फिर जब बिल आया तो वो बिल आया, मे बी उस टाइम पे आई वॉज दिस मैनी ईयर्स बैक, सो बिल आया 1 मिलियन इंडोनेशियन रुपया। तो मैं थोड़ा, तो मुझे किसी ने सामने बोला यार इट्स ओनली $100। सो एक तो यू नो व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ इन रुपी टर्म्स, तो योर डॉलर हैज़ ऑल्सो वेरी बिग इम्पैक्ट, राइट। पहले ज़माने में जब डॉलर 50 रुपये का था, 300 रुपये का है, तो वो जो आपके पास जो इम्पोर्टेड आइटम होती है उस पर भी इम्पैक्ट आता है, जो आप चीज़ यहाँ बनाते हैं उस पर भी इम्पैक्ट आता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है ऑटोमोबाइल का। तो जो रॉ मटेरियल जो पार्ट्स हम यहाँ बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है। तो एक तो ये हो गया। सेकंड, यहाँ पे आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, मेरा सवाल आपसे। मैं खुद, हाँ जी, मेरे पास प्रियस है। चलिए प्रियस। आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कोई गाड़ी, कोई एग्जांपल उठा लें, टोयोटा की उठा लें, लेट्स अज्यूम करोला उठा लें। सो करोला की जो प्राइस है, ऑन रोड प्राइस है, वो है 78 lakhs रफली, ठीक है। इसमें 44 to 45% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस हैं। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो एक्चुअल गाड़ी की जो प्राइस है वो 780 को डिवाइड करें 2 से तो 40 lakhs की है, जो आपको नज़र आती है 78 and 80 lakhs की। अब आप फॉर्च्यूनर को ले लें, उसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो 22 मिलियन है। 62% इस प्राइस का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस होते हैं। सो हमें लाइक टू लाइक कंपेयर करना चाहिए। अच्छा, ग्लोबली वहाँ कितना टैक्स है, मतलब रफली गवर्नमेंट का? देखिए ग्लोबली हर जगह अलग अलग टैक्सेस होते हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैक्स कंट्री ऑन ऑटोमोबाइल बिकॉज वी फील इट्स अ लग्जरी आइटम एंड राइटफुली फॉर। आई एम सेइंग दैट हमारे अपने अलग चैलेंजेस है इकोनॉमी के, तो वी आर हाईली टैक्स। आई थिंक सिंगापुर वुड बी मच मोर टैक्स देन अस। सिंगापुर की रीज़न ऑफ टैक्सेशन इज दे डोंट हैव द स्पेस फॉर सो मैनी व्हीकल्स टू कम इन। वो इतना टैक्स करते हैं कि लोग गाड़ियों को अफोर्ड ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। दूसरी आपने बात की कि जो सेकेंड हैंड कार्स हैं वो बाहर ज़्यादा सस्ती होती है वर्सेस हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ उसकी 2 रीजंस हैं। वन इज़ बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन योर प्राइस कीप्स ऑन गोइंग अप because it have to be passed on. And second, still in Pakistan, the mentality, as you said, a vehicle is an asset. बाहर पे it's a consumer item. तो बाहर लोग जो है वो 300-400 यूरो की, तो आई डोंट नो क्या, लेकिन आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे आपको मिल जाती है। और लोग जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं हर महीने में, ख्याल मतलब 100, 150, 200 डॉलर का तो आप भरते होंगे। आप उसको एज अ कंजम्पशन दिमाग में रखते हैं। लोग बाहर व्हीकल को इसी तरह कहते हैं कि भाई मैंने ये हर महीने 100-200 डॉलर देने हैं, मेरे पास एक फैसिलिटी है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं फिर तंग आ जाऊँगा मैं फैसिलिटी चेंज कर लूँगा। यहाँ पे पीपल टेक इट एज एन एसेट एंड दैट्स वाई यू सी द रीसेल वैल्यू इज हाई। एंड व्हाई देयर इज दिस माइंडसेट? बिकॉज ऑफ द प्राइस? देखिए ये एशियन कंट्रीज़ में, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, इंडिया में भी यही माइंडसेट है। एशियन कंट्रीज़ में ये, उसकी एक रीज़न देखिए, एक इकोनॉमी जो है ना हमारी, जो ऑटोमोबाइल की रिलेशन होता है वो जीडीपी से होता है, पर कैपिटा इनकम से होता है। तो हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम इतना लो है, तो जो लोग अच्छा ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं 90% लोगों के लिए, 10% आज भी हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो इट डजंट मैटर, राइट, कि भाई ठीक है गाड़ी है बेच देंगे, 30-40 हज़ार रुपये नुकसान हो जाएगा, इट्स दैट्स अ डिफरेंट क्लास। लेकिन वो यूजुअली पीपल सेव एंड बाय एंड इट्स अ सेलिब्रेशन। बहुत हमने देखा है कि जो ऑटोमोबाइल की सेल्स वो इकनॉमिक रीजंस की वजह से तो नीचे जाती है, लेकिन अगर आपकी इकनॉमिक रीजन बहुत अच्छी भी हो, लेकिन अगर आपके मुल्क में फील गुड फैक्टर ना हो तो उसकी वजह से भी एक सेल नीचे जाती है। तो इट्स लाइक अ व्हीकल इज़ लाइक अ सेलिब्रेशन इन अ कंट्री।
बाय द वे मैं आपको थोड़ी बात ये बता दूं कि इंटरनेशनली भी टोयोटा की रीसेल वैल्यू इन एवरी कंट्री इज हाई. इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान. नाउ ऑब्वियसली इट कुड बी प्रोपोर्शनेट कि फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान के अंदर अगर कार की प्राइसेस यूँ है तो रीसेल वैल्यू यहाँ है, वहाँ पे उनकी अगर नीचे है तो बाकी टोयोटा की बाकी सबसे रीसेल वैल्यू ज़्यादा है. उसकी रीज़न ये है कि इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, it's easily serviceable, its durability, its reliability, and on top it's the brand value that Toyota has built around the globe. और थोड़ा सा अगर हम लोग ऑयल प्राइसेस की तरफ आएँ, सर इकोनॉमी के साथ भी लिंक है. अभी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, ईरान और अमेरिका का जंग को हम देख लें. अभी हमने देखा कि प्राइसेस अचानक 40-50 रुपए ज़्यादा हुए हैं. 55 rupees to be precise. तो उसका लाइक व्हाट इज़ लाइक द इफ़ेक्ट ऑन द इंडस्ट्री ओवरऑल. अभी ये तो चले ग्लोबल हालात हैं, बट जनरली भी हमने देखा कि मतलब यू नो प्राइसेस बढ़ रही हैं पाकिस्तान में. देखिए आप आई थिंक हम इसको अगेन इसको दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं. वन इज़ ऑब्वियसली ऑटो इंडस्ट्री एंड वन इज़ जनरल इकोनॉमी. द इम्पैक्ट ऑफ दिस द गल्फ में जो सिचुएशन है इज़ वे बियॉन्ड एनीबडीज एक्सपेक्टेशन. आई थिंक हम इसको बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं. अभी डाउन प्ले भी नहीं कर रहे. मेरा ख्याल है कि लोग अभी समझ नहीं आ रही कि इसका इम्पैक्ट होगा क्या. मैं आपको इसका इम्पैक्ट बताऊं. देखें अब आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को ले लें. एवरी $10 that increases in the international oil prices, annually it puts $2 billion of current account burden on Pakistan. The last price, if I correctly remember, it was between 57 and 60, which is now hovering around 90 and 100. So even in today's situation, if you take $40 ka differential, which obviously you'll have to pay, means whatever the government of Pakistan had planned, so your current account deficit is off by $8 billion already. Now, let's assume, we hope that this ends. Even if it ends in the next 1 week, 10 days, the impact will continue to come. एंड इस प्राइसेस ये नहीं होगी कि वॉर ख़त्म होगी सडनली इस लेवल पे आ जाएगी. आहिस्ते 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 नीचे आएगी. तो आप ये समझ लें कि इन बेस्ट केस सिनेरियो अगर कुछ दिनों में ये वॉर ख़त्म हो जाती है, तब भी पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग विद एटलीस्ट $4 to $5 billion करंट अकाउंट डेफिसिट, विच इज़ ह्यूज. नाउ व्हाट हैपन्स टू द अदर थिंग्स. व्हेन दिस विल हैपन, द पेट्रोल प्राइसेस विल गो अप. Petrol price will go up, inflation will go up. Your inflation will go up, there will be pressure on current account. So the government will have to increase the interest rates, right? And your rupee will also start depreciating if it's not managed properly. तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन लेके आएगी. जब इन्फ्लेशन लेके आएगी तो लोगों की जो अगेन मैं एक फील गुड फैक्टर एंड अफोर्डेबिलिटी. एज आई सेड 10% लोग हैं पाकिस्तान में, डजेंट मैटर, उनको अफोर्डेबिलिटी होगी. लेकिन जो 90% जो है, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, जब उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है तो उनकी ऑटोमोबाइल बाइंग जो है वो डिफर हो जाती है. तो ये अब इंडस्ट्री पे इसका इम्पैक्ट आएगा. जो ओवरऑल इम्पैक्ट सेकेंड आएगा वो ये है कि आपके जो इंटरनेशनली फ्रेट चार्जेस हैं, शिपिंग लाइंस हैं, उसमें ऑलरेडी 4,000 से 4,000 और 5,000 $5,000 के फ्रेट्स बढ़ चुके हैं, विच इज़ वेरी वेरी हाई, जिसका इम्पैक्ट आगे आएगा. तो दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. सो इवन आप एसेंशियली ये कह रहे हैं कि अगर अभी रुक भी जाती है जी तो डैमेज इज डन. और अगर ये ज़्यादा आगे बढ़ती है तो मैं उस पर आता हूँ. सो अभी भी अगर रुक जाती है तो द डैमेज इज डन. नाउ वी विल हैव टू डू डैमेज कंट्रोल. एंड आई थिंक देखें, हमें ये सोचना चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि रियली आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैव बीन वेरी प्रोएक्टिव. आई थिंक इंक्रीजिंग, जिस पे क्रिटिसिज्म हो रही है, आई थिंक क्रिटिसिज्म करने के लिए हमारे पास हमेशा, दुनिया में हर जगह क्रिटिसिज्म हर जगह होती है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन यहाँ ये है कि
making a quick decision, I think, was essential, and they did it. And secondly, they announced other things also of work from home, cutting, I think, fuel allowances of government. So these are all the right things that the government have done. Now, obviously, they will have to think through, if this continues, how to support the common man. जो बाइक में पेट्रोल भरवाता है, तो आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट इट. तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स टू द गवर्नमेंट. वाइल देयर लॉट ऑफ नेगेटिव टॉक्स गोइंग ऑन कि पाकिस्तान को बड़ी जल्दी थी बनानी, आई थिंक पाकिस्तान इज द राइट डिसीजन. बल्कि आई एम सरप्राइज दैट दे डिड नॉट चेंज द मॉनेटरी पॉलिसी. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट दे विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज एक डिसीजन ले लेना ज़रूरी है. अगर रुक जाता है एंड वी फील देन करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं. सो ये तो इस सिचुएशन में भी मेरे हिसाब से आई थिंक दे शुड हैव इंक्रीज दी इंटरेस्ट रेट, बट आई एम श्योर दे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट. अगर तो ये वॉर इससे ज़्यादा एक्सटेंड करती है, तो देन वी आर लुकिंग एट ए इंटरनेशनल इकोनॉमी टर्मोइल विच विल बी डेवस्टेटिंग. सो ये द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड दिस. अगर ये ऑयल प्राइसेस आपकी 120, 130, 140, 150 पे गई, द होल ग्लोबल इकोनॉमी विल कोलैप्स. सो दिस इज़ ए प्रिटी इट्स ये मैं आपको बताऊं कि आपके पास कॉस्ट प्रेशर्स आए, आपके पास कोविड आया, आपके पास शिपिंग लाइन कंजेशन आई, ये सबको मिला के वो सारे प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल होते थे. ये सारे प्रॉब्लम्स एक साथ क्यूमुलेटिव होके आएंगे. तो इट्स गोना बी. अब इसके बाद और एक चीज़ होगी, बल्कि दो चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ जो होगी. ये जो वो एरिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जिसको भी रोका हुआ है, वहाँ से 20% ऑफ ट्रेड होता है. अगर ये 10 से 15 दिन भी रुक गया, अभी जो कि रुका हुआ है 15 दिन तो हो गए, इसका जो बैकलॉग है ना, इसको क्लियर अगेन, अगर ये वॉर रुक जाती है अभी अगले 2-4 दिन में, तो भी इसका जो बैकलॉग है, इसका इम्पैक्ट अगले 6-8 महीने तक आएगा. दैट इज 1/5 ऑफ द ट्रेड. इमेजिन देर आर ऑलरेडी 10 डेज के हिसाब से जो शिप्स फंसे, बिकॉज इट्स अ साइकिल, इट हैव टू रन. द मोमेंट इट स्टॉप द बैकलॉग, तो यू विल हैव मेजर सप्लाई डिसरप्शंस and your travel costs will go up. So we are up for a massive cost increase of cost of doing business, which is I don't want to scare it, but I think the reality is this. I think we should all be aware that we are entering into a very tough time, and I think we should all be supporting our government who are taking the right decisions. So आम बंदे को इस टाइम में क्या करना चाहिए फिर? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लाइक इवन बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिड, वी जस्ट ऑन दिस मंडे वी डिसाइडेड ऑलरेडी दैट ओके वी विल वर्क फ्रॉम होम फॉर 2 days. ओके, नॉट डज इट इतनी, इट्स नॉट अबाउट इट्स गोना सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट एवरी पेनी सेव इज इम्पॉर्टेंट. सो वी आर डूइंग 2 days वर्क फ्रॉम होम. ओके, व्हाट डज इट डू? इट सेव फ्यूल कॉस्ट, इट सेव एनर्जी कॉस्ट, and obviously it saves time. तो ये कुछ चीज़ें, obviously canteens are closed and people don't come, तो वो सब चीज़ें हैं. बट उसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि ऐसे टाइम में आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, तो we've made a system where people are working also. Then we've made cost cutting committees. We are already working on cost cutting, right? Like we need to X amount of percentage have been given to different teams have been made. They are working on cost cutting and cash flow improvements. तो अब जिस तरह ये मैं बता रहा हूँ एज अ कंपनी हम क्या कर रहे हैं, तो आम आदमी को भी इसी टाइम पे ये करना चाहिए कि जो अननेसेसरी खर्चे हैं वो कुछ अर्से तक नहीं करने चाहिए. दे हैव टू सी इफ़ यू हैव टू हैव कार पूल, यू हैव टू सेव योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी. थोड़ा सा अगर हम लोग EVs के ऊपर अगर आएँ, हाउ लाइक व्हाट इज़ द रोल ऑफ EVs जनरली इन द इंडस्ट्री? बिकॉज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा राइज आया, गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है ग्लोबली भी, पाकिस्तान में भी, क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में भी. सो हाउ डू यू सी ओवरऑल EVs? अब उसके ऊपर भी डिफरेंट परसेप्शन है कि हर तरह का उसके ऊपर भी ओपिनियन आ रहा है. जनरली येस इट्स वेरी पॉजिटिव, बट पीपल हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, और अब हर कंपनी ने कोई ना कोई अपना मॉडल, कोई ना कोई चीज़ उसमें ले आए हैं.
देखिए ऑब्वियसली ईवीज इज़ गुड, इट्स कमिंग इन पाकिस्तान, इट्स कमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ईवी का एक अपना सेगमेंट है, राइट? इवन इंटरनेशनली आज आप देखें तो ईवीज इज़ ओनली 12% ऑफ द इंटायर व्हीकल दैट आर बीइंग सोल्ड, एंड ईवीज पे आई थिंक हम अभी कर रहे हैं, दुनिया तो पिछले 5-10 साल से कर रही है, तो इवन 5-10 साल बाद भी इनका एक जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो 12% है. नाउ again let's break down this issue. So why there are so many EVs suddenly coming? So in Pakistan the reason is that government is subsidizing massively, and rightfully for, I'm not saying to get the new technology, but till when they can subsidize. Abhi tak there has been no EV which is being manufactured in Pakistan. These are all CBU units जो import करके आप यहाँ लेके आ रहे हैं because there is a massive government advantage. तो देखना ये है कि जब ये मैन्युफैक्चर होती है कि नहीं होती इस मुल्क के अंदर. आई थिंक कोई एक आध ने अनाउंस किया या करने वाले हैं, बाकी किसी ने भी अभी तक ईवी पे मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं की बिकॉज it doesn't make sense to make in Pakistan with the incentive that the government have given to import it. Now with the pressure on a current account bill, how much can we sustain to give these subsidies and also let these vehicles come in? And so the dollars will go out, which anyway will go out for other cars also, but the revenue is being compromised. Government has its own strategy and it's right for new technology, but in this current situation I think I'm sure ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट सोचेगी कि इसको हम CBU, आप the incentive of the government on importing on EV is so much that they have no sense of making in Pakistan of EV vehicles. Now let's come down from an environment point of view. So environment point of view और second point होता है fuel saving point of view. So जो पाकिस्तान का energy structure है, far as I remember, is 70% is from non-renewables, which is you are importing LNG, petrol, and you're making electricity, and 30% is renewable. तो जब आपने कोयला, तेल और गैस से अपनी बिजली बनानी है तो इन्वायरमेंट के लिए तो फ्रेंडली होनी नहीं है, क्योंकि पहले आपने वो जलाना है, उससे बिजली बनानी है, फिर बिजली चार्ज होना है. और फ्यूल सेविंग कैसे होगी जब आपने बनानी अपनी एनर्जी है अपने ऑयल से और गैस से, तो उससे फ्यूल सेविंग भी नहीं हो रही. ये फ्यूल सेविंग और इन्वायरमेंट तब ये होती है जब ये 80-20 पे आ जाता है या 70-30 पे आ जाता है कि आप अपने रिन्यूएबल्स से जो है अपनी एनर्जी या आप अपना वाटर, न्यूक्लियर, सोलर, विंड से अपनी एनर्जी बनाएं, विच इज़ मोर देन 70-80%, देन इन्वायरमेंट का भी फ़ायदा होता है और आपके डॉलर्स भी बचता है. तो while Toyota has this policy, we believe in multi-pathway. We have everything. So we have ICE vehicles, which include gasoline and diesel. We've got hybrid vehicles, we've got plug-in hybrid vehicles, we have got electric vehicles, we are working on hydrogen, and we are working on fuel cell. So the whole menu is available. But what Toyota says is कि भाई ये सब available है, आप अपनी country की geographical location और environment और government policy को देखते हुए just pick up what you want. So every country have to make their own decision. अब मैं आपको example देता हूँ, EV है, सिंगापुर और दुबई जो है वो ऐसी दो कंट्रीज़ है जो complete 100% EV हो सकती है. Maybe few other countries. How can you say with your geographical terrain you won't need diesel vehicle, you don't need ICE vehicle, you won't need hybrid vehicles, right? तो ये सब चीज़ें, ये वो कंपनी जो सिर्फ ईवी बनाती है, दे जस्ट वांट टू पुश ईवी. वी वांट टू से कि हम जो बना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कस्टमर को क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट. तो आज कस्टमर को ईवी चाहिए, हम ईवी देंगे. कस्टमर को प्लग इन चाहिए, हम प्लग इन देंगे. कस्टमर को हाइब्रिड चाहिए, हाइब्रिड देंगे. कस्टमर को डीजल चाहिए, डीजल देंगे. कस्टमर को पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल देंगे. तो दिस इज़ द टोयोटा ग्लोबल पॉलिसी. और जब हम लोग ईवीज़ की और इन गाड़ियों की बात करते हैं, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसके ऊपर कितना काम आप लोग कर रहे हैं? एज एन एग्जांपल, अब लेट्स से कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं, सो चार्जिंग व्हीकल्स हैं, फिर उसकी यू नो बहुत से लोग, अब मुझे याद है एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैंने ली गाड़ी शुरू में और उसके मैकेनिक्स मुझे उस तरह नहीं मिल रहे थे, सो जो कर भी रहे हैं दे आर नॉट रियली लाइक ठीक, मतलब वो जुगाड़ में कर तो रहे हैं बट इट्स नॉट जैसे एक प्रॉपर वो सिस्टम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पाकिस्तान में किस हद तक बन चुका है? सो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीज़ें अगेन अगर आप उसको देखें, एक है चार्जिंग फैसिलिटी और दूसरा है इसकी सर्विसिबिलिटी। चार्जिंग फैसिलिटी तो आई थिंक गवर्नमेंट्स में काम कर रही है। आई थिंक हमारे पास पेट्रोल पंप का नेटवर्क है, उसके ऊपर चार्जर लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कवाहत ही है ना कि लेट्स अज्यूम पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे तो पेट्रोल भरने में एक गाड़ी आके खड़ी हुई, उसने वो खोला, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का ऑर्डर करा और गाड़ी निकल गई, 1 मिनट का टर्न ऑन टाइम है। अब ईवी और आई एम श्योर एनी पेट्रोल पंप वुड बी, आई एम नॉट, उसमें 1 घंटे में मेरे लिए 30-40 गाड़ियाँ तो आती ही होंगी पेट्रोल भर के निकलती। अगर आपने चार्जर लगा दिया, आपने कितने लगाए, 2-3 लगा दिया, 30 गाड़ियाँ आई, तो वो सारे इश्यूज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। सिर्फ पेट्रोल पंप से शायद ये पूरा ना हो, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल पंप का, वहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा। सर्विस वाली जो आपने बात की, देखें इट्स कंपनी टू कंपनी, right? I won't comment on that, because what we believe is that whenever we bring a car, one is everything should be perfectly working to the best what we can do. We test it, trial and then put it, and make sure कि कंज्यूमर को आफ्टर सेल की हर चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। हम कोई नया मॉडल लेके आते हैं ना, उसके 8 महीने पहले से उसकी तैयारी हो रही थी कि इसके आफ्टर सेल्स के जो पार्ट्स होंगे उसकी अवेलेबिलिटी पहले तैयार की जाती है। उस गाड़ी में अगर कोई नई चीज़ है तो उसकी जो पूरे कंट्री के अंदर हमारा नेटवर्क है और हमारे इंटरनल स्टाफ भी है, उनकी उन चीज़ों पे ट्रेनिंग हो ताकि कस्टमर को कंप्लेन ना हो। अगेन आई सेड, वी डोंट सेल कार, वी सेल एंड वी सर्विस व्हाट द कंज्यूमर वांट्स। दैट्स द डिफरेंस इन माइंडसेट। गाड़ी बेचना नहीं है, वो कंज्यूमर को क्या चाहिए हमें वो देना है। तो कंज्यूमर को चाहिए रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंज्यूमर को रीसेल वैल्यू चाहिए, कंज्यूमर को पार्ट्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, कंज्यूमर को पीस ऑफ माइंड चाहिए। ये एक एक्सपीरियंस है जो हम देते हैं। और जनरली अगर हमने ऑटो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है फॉर द नेक्स्ट sort of 5 to 10 years इन पाकिस्तान, लाइक हाउ डू यू सी दैट? और अगर उसको हमने और मैक्सिमम ग्रोथ पे जाना है, सो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स which as a whole country, a whole ecosystem need to be done? देखिए इसमें again I think we were moving into a very good trajectory. I think our macroeconomic indicators had stabilized and started improving. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ना, उसका रिलेशन है पर कैपिटा इनकम से। आप पर कैपिटा इनकम $1,800 जो 2300-2500 पे जब जाती है तो ऑटोमोबाइल स्टार्ट बर्स्टिंग, राइट? एंड $3,000 पे टचेज 1 million cars. We were moving in the right direction, लेकिन अभी ये जो अभी डायनेमिक्स आए हैं, आई थिंक आई एम वेरी कंसर्न विद दिस। इफ डायनेमिक्स के अंदर आई थिंक देयर विल बी डिमांड इश्यूज ऑल्सो, देयर विल बी सम tough decision that the government will also take to control the demand. तो ये एक साइकिल जो है, अगर आप मुझसे यही इंटरव्यू, अगर आप मुझसे ये बात करते 15 दिन पहले तो मेरा जवाब डिफरेंट होता, अभी मेरा जवाब डिफरेंट। शॉर्ट टर्म में हमें ये इशू आएगा। ये जो चैलेंज है, ये आई होप आई एम रॉन्ग, ओके, इट्स मच मोर डिस्ट्रक्टिव देन आई थिंक वी आर इवन ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड। तो ये हमने इस फेज से निकलना है। बाकी आई थिंक ये जो स्टेबिलिटी थी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अचीव की गई थी। मैं आपको ये बताऊं कि इस स्टेबिलिटी की वजह से, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, राइट? इन द लाइक टोयोटा वर्ल्ड इज़ लाइक दे गॉट सो मेनी कंट्रीज, राइट? सो आज से 2-3 साल पहले आई यूज्ड टू गो टू द, हमें एशिया की मीटिंग्स होती थी तो उसमें वो कहते थे भाई इंडोनेशिया तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, थाईलैंड तुम्हें क्या चाहिए, इंडिया तुम्हें, पाकिस्तान तुम साइड पे बढ़ो। क्यों? वो कहते तुम्हारी इकोनॉमी में कुछ नहीं पता, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है। दिस ईयर दे पुट अस इन द सेंटर स्टेज सेइंग आप बताएं आपको क्या चाहिए आपकी मार्केट के लिए, मतलब क्या चीज़ें, लेट्स डिस्कस, योर मार्केट इज़ ग्रोइंग, योर मार्केट इज़ इम्प्रूविंग, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर मार्केट। सो उस तरह से आई थिंक फ्रॉम वॉट एवर वी कुड हैव डन, वी डिड इट ब्रिलियंटली।
अब ये किसी और की जंग में हम फंस गए हैं। आपने मतलब टोयोटा के अंदर ही बहुत ज़्यादा सेक्शंस में काम किया, डिपार्टमेंट्स में काम किया. सो हाउ डिड योर सॉर्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल इवॉल्व एंड हाउ डिड यू डेवलप द होल लीडरशिप सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज़? एक तो ठीक है, एक्सपीरियंस तो है, इंडस्ट्री में आप काम करें 4-5 साल में आपको समझ आ जाती है, बट देन यू नो ग्रोइंग फ्रॉम वन सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट टू becoming a CEO and also understanding about it's not just कि बस आपने गाड़ी को समझना है, like economy भी है, दुनिया के हालात भी हैं. देखिए इसमें आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड एंड लकी. आई हैड वन ऑफ द बेस्ट mentors. So I started when my original mentor was, for a short time, it was Mr. Farad Zulfikar. He was there, CEO, but it was a very short time. Then with a very, very, very long time, I think for 20 years, I think I had a mentor, one of the finest business minds of the country, one of the finest gentlemen, name of Mr. Ali Habib. So I spent, and there was a combination. We had our CEO Parvez Gyas साहब, वो होते थे, अली साहब होते थे, वो दोनों, लेकिन अली साहब की mentorship बहुत ज़्यादा थी. And now from the last 5-6 years, I am being mentored by our new chairman Mohammad Ali Habib साहब. तो वो I've been very lucky to get the right mentorship, and वो mentorship की वजह से जो है I've been able, बाकी तो काम तो आप सीख लेते हैं, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, जो आपके अंदर जो इंस्टिंक्ट्स आते हैं, वो आई थिंक आपकी मेंटरशिप की वजह से आते हैं. तो वो एक बहुत एक वो था जो एडवांटेज था. बाकी वो मेरा हमेशा से एक है कि वर्क हार्ड. तो व्हेन यू वर्क हार्ड ऑल्सो, उसके भी आपको यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स. तो आई थिंक मेन जो लीडरशिप का ये था कि आपको मेंटरशिप अच्छी मिलनी चाहिए, जो विच आई बीन वेरी लकी एंड ब्लेस्ड. अब हमारे काफ़ी यंग ऑडियंस है जो यू नो यूनिवर्सिटी से भी निकल रहे हैं, कैरियर के बीच में भी हैं. इसी क्वेश्चन के ऊपर के व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मेंटरशिप, एक तो ये है कि मेंटर ढूंढना वो सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट चीज़ है. मुझे ढूंढना नहीं पड़ा ना. हाँ, वो एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई सेड आई एम लकी. इट जस्ट केम टू मी, एंड आई थिंक ही I owe to all my mentors. I think they really mentored me. आप कंटिन्यू. लेकिन ये कि फिर लाइक आपके पास लेट्स से बंदा आ भी गया एंड यू फील लाइक अच्छा दिस इज़ द पर्सन हु आई कैन लर्न अ लॉट, बट देन लाइक द एटीट्यूड एंड देन लाइक व्हाट टू लर्न. देखिए इसका मैं आपको फॉर्मूला, आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. मैं जो हमेशा कहता हूँ, जो अभी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, देखिए सबसे पहले ओके योर डिग्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके फर्स्ट स्टडी, पहला वंस यू स्टडी यू मूव इन ऑर्गेनाइजेशन. तो इसको जो है ना, इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम इसको इस तरह के, जो पोजीशंस होती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, एन मैं आपको समझा, एन -1, n-2, n-3, n-4, हम ये इस तरह, n इज़ द CEO पोजीशन, n-1 इज़ द माई रिपोर्ट्स, n-2 इज़ द जनरल मैनेजर सीनियर मैनेजमेंट, n-3 इज़ द मिडिल मैनेजर, n-4 इज़ व्हेन यू ज्वाइन. So when you join the organization for the first 5 years, okay, it's only work. You have to just focus on your work. Okay, you have to make sure your foundation becomes strong. That will make you move to the next position. When you move to the next position, so right now you're working 100% only work. The moment you move from n-4 to n-3, it's 80% work and 20% people handling. From n-3 to n-2, when you reach there, this ratio, your work is only 60% and 40% is people management. When you move to n-1, your work is only 30% or 35%, remaining is people. While you move to my position, there's no work. It's only people managing. You need to first make your foundation very strong, and my work is only this. इसका मतलब ये नहीं मैं कोई काम नहीं करता हूँ, काम मैं बहुत करता हूँ, लेकिन my work is what? मैं हमेशा कहता हूँ HR PR. HR is my human resources. Is my team engaged? Is my team motivated to make sure that we have the right people at the right place? उनकी succession है. And PR is that you need to understand the economy, you have to be, you need to have PR with government of Pakistan and government of Toyota. So it's engaging. So this is important. So जो आप पूछना चाहे थे, I think उसका खुलासा ही है. And just lastly, like what is your process of learning? Like how do you learn about things?
एक तो ठीक है किताबें पढ़ ली, तजर्बा हो गया, मतलब ये वो क्लीशे बातें तो हर बच्चे को पता है, बट लाइक इज़ देयर एनीथिंग like how to be more efficient, how to understand critical issues and how to then solve those issues? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि यू गॉट टू बी इंक्विजिटिव। हर एक यूजुअली लोग ये करते हैं, एक जॉब में जाते हैं, वो कहते हैं बस मेरा ये काम है, दे नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर एरियाज एंड ऑपरेशंस वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। वो कहते हैं मैंने अपना काम ख़त्म किया ख़त्म। तो लर्निंग जो है ना वो आपकी अपने एटीट्यूड से आती है कि आपने क्या दूसरी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अक्सर जो ये कहते हैं ना कि मेरा तो ये काम था मैंने कर लिया, राइट, सो देन वो वहीं पे फंस जाते हैं। अगर आपने अपना होराइजन इंक्रीज़ करना है तो अब मैं किसी भी कंपनी में एग्जांपल दूँ तो अगर फर्स्ट कर आप फाइनेंस में है तो सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या हो रहा है, अगर आपने ये कहना है हाँ वो तो सेल्स को मैंने रिकॉर्ड किया ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, हाउ इज़ इट वर्किंग, व्हाट इज़ इट हैपनिंग, वो तो नॉलेज अवेलेबल है। आस्क दोज क्वेश्चंस, आप ट्राई टू बी। अच्छा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग चल रही होती है उनमें उनका, आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, उनका एरिया ऑफ डिस्कशन नहीं है तो वो करके अब मोबाइल पे बैठे हुए हैं। भाई यू लिसन, दिस इज द टाइम वे यू लिसन, यू कीप एब्जॉर्ब व्हाट्स बीइंग डिस्कस, सो देन यू विल लर्न। So curiosity, you've got to be inquisitive, you have to be like constantly you need to understand। ये जो हम ये कहते हैं ना कि अब मेरा काम नहीं है तो मैं तो मेरे काम वाली बात तो है नहीं, मैं क्यों ध्यान दूँ, तो लर्निंग तो हो रही है, वो डिस्कशंस हो रहे हैं, एंड इट्स नॉट ओनली द टॉपिक, it's who is saying what in what body language, who is handling the situation how. These are all learning, because as I said, as you move up is managing people। तो वो जो नॉलेज है वो तो उस रूम में हो रही है, यू हैव टू सी कि भाई किसने किस तरह से इंटरैक्ट किया, किसने किस तरह से बॉडी लैंग्वेज दी, सो दोज लर्निंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Thank you so much for taking the time out. It's lovely talking to you. थैंक यू।